नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में रिहैब से संबंधित कुछ बात किए थे। मेरी भांजी थी और मेरी भांजी तो शादी के बाद घर चली गई और वीडियो कुछ अधूरा रह गया था। उसे आज मैं पूरा करने वाला हूँ। दोस्तों, हम लोग शाम के 4 बजे तक या दोपहर के खाना खाने के बाद जो आराम करने का समय होता है, आराम करते हैं। और आराम करने के बाद जो सीनियर बंदे रहते हैं 3-4 लड़के, वो लड़के सभी को जाकर जगाते हैं, क्योंकि मेडिसिन चलता है और मेडिसिन में दिमाग को आराम करने वाले कुछ दवाइयाँ चलती हैं, जिससे आसानी से नींद आ जाता है, समय कट जाता है। खुले में रहने की आदत होती है दोस्तों, और फिर वहाँ थोड़ा तनाव को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूँ कि कहने का मतलब 4 बजता है दोस्तों। 4 बजे सब अपने रूम से मुंह हाथ धो के फ्रेश होके 4 बजे हॉल में पहुंच जाते हैं। हॉल काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ पर चाय आता है, दूध का चाय। और जो जिसका काम चाय बांटने के लिए लगा रहता है वो चाय बांटते हैं। और वहीं पर गिलास का पूरा ढेर रहता है, अपने अपने गिलास को धो मांज के लाना रहता है। और जिनको चाय पीना रहता है वो लाइन से खड़े हो जाते हैं और उस लाइन में चाय झोंकते हैं या चाय लेते हैं। और उसके साथ साथ पार्ले जी का बिस्कुट आता है दोस्तों, पैकेट। तो उस मतलब शाम का हल्का सा स्नैक्स आइटम में कहा जाए चाय और बिस्कुट होता है। और बिस्किट को जो जिसको खाने का मन रहता है बिस्किट खाता है, चाय पीने का मन होता है चाय पीता है। और इसके बाद चाय वाय पीने के बाद दोस्तों काफ़ी कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद धीरे धीरे 4:45 करीब होता है। 4:45 बजे दोस्तों फिर हमको एक बार मेडिटेशन के लिए बैठाया जाता है। मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं, फिर वही प्रार्थना को दोहराया जाता है। फिर हमको 15 से 20 मिनट तक लगातार मेडिटेशन कराया जाता है। मेडिटेशन कराने के बाद दोस्तों फिर एक बार काउंटिंग होता है और वहाँ एक रेगुलर डायरी होता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर में सबका सिग्नेचर लेना रहता है। ऐसे तैसे 6 बज जाता है। उस बीच में म्यूजिक चलता है, इंटरटेनमेंट से संबंधित टीवी वगैरह सब लगा हुआ। इस तरह से 6 बजता है, 6:30 बज जाता है। बातचीत करते इधर उधर, हल्ला गुल्ला नहीं करना रहता। जो जिस सेंटर में थे दोस्तों, बहुत अच्छा सेंटर था वहाँ। और वहाँ फिर 6-6:30 बजे फिर 6:30 पौने 7 तक सब एंजॉयमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। नशा तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता दोस्तों, दिमाग एकदम स्वस्थ रहता है। और एक चीज़ बताना भूल गया था दोस्तों, वहाँ भूख इतनी तेज लगती है कि अब मैं क्या बताऊँ। इस तरह से शाम का 7 बजता है दोस्तों। 7 बजे आपका 7 बजे सब बैठते हैं और उनमें कुछ खास सीनियर लोग भी बैठते हैं। और 120 बच्चे रहते हैं दोस्तों। तो उसमें 3-4 बच्चों को मौका दिया जाता है, 3-4 लड़कों को मौका दिया जाता है कि आप यहाँ मंच पर आएँ और अपने साथ जो साथी हैं उनको अपने मन की बात को, अपने अंदर की गिल्ट को सबके सामने जाहिर करना रहता है, खुल के बताना रहता है। आप चाहे जो भी कर रहे हो, वहाँ कोई हंसने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी बात को सुनेंगे। और वहाँ पर जो शाम का जो मीटिंग होता है दोस्तों, उसमें ऑनलाइन चारों तरफ कैमरा लगा रहता है और वह सेंटर से जुड़ा रहता है। और वहाँ पर सब अपनी बात बताते हैं। कोई एक ही आदमी को अपना पूरा समय ले लेता है, पौन घंटे का या फिर 2 या फिर 3। और इस तरह से अपने अनुभव को बताते हैं। और अनुभव को सुनने के बाद बहुत से लोगों को उससे भी जुड़ी हुई बातें रहती हैं जो अपने जीवन में लोग गुजरे थे। इस तरह से अपना पूरा मन के गिल्ट को निकालते हैं। मैं ऐसा गलत काम किया, मैं ऐसा किया, वैसा किया, और नशे में कैसे घुसा, ये खास पॉइंट रहता है। और नशा किए तो कितना किए, किस किस्म का नशा किए। आपका नशा के बाद आपका लड़ाई झगड़ा वाला तो एक्टिविटी नहीं था, या फिर ऐसा कुछ, या फिर नशे से संबंधित बात करते हैं। 7:45 बजता है दोस्तों। 7:45 के बाद एक ठो वचन पढ़वाया जाता है। वचन पढ़वाया जाता है, सब हो जाता है। उसके बाद जो मतलब सेंटर के कुछ सीनियर्स रहते हैं
वो मंच में आते हैं और आपकी बात को सुनते हैं। अगर कोई लड़का किसी को परेशान किया है या कोई कुछ बात किया है तो वहां पर उनको सीधा से कहा जाए गुरुजन ही होते हैं दोस्तों, वो जो सीनियर हो गए रहते हैं और जो देख रेख जिनके देख रेख में सारे बच्चे रहते हैं। सारे बच्चे चाहे लड़के, उनको मतलब कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज की जरूरत है, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास जूता नहीं है, कि किसी के पास शर्ट पैंट की कमी है, किसी के पास टॉवेल नहीं है, तो अपना लिस्ट बना के उनको सामने पेश कर देते हैं और वो उनके घर तक पहुंच जाता है। और उसके बाद जो उसके बाद कुछ दिन 8 से 10 दिन में उनका सामान वहां आ जाता है और वहां कोई भी समस्या का समाधान करते हैं। ये इस बीच में दोस्तों हमारे जो सेंटर के जो ऑनर हैं राजीव तिवारी जी का 3 सेंटर है। भोपाल में मेन ब्रांच है उसका, उसके बाद यहाँ आपका रायपुर में है, रायपुर में भी शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र या पुनर्वास केंद्र, और भी भोपाल में है, और एक अगला सेंटर अपना बिलासपुर में है। और बिलासपुर में जो है सेंटर में है, वहां पर सब जुड़े रहते हैं। इस तरह से दोस्तों मीटिंग होता है। उसके बाद सभी बच्चे को मेडिसिन के लिए ऊपर बुलाया जाता है। वहां पर एक फार्मासिस्ट वैसे बैठे होते हैं जिनका नाम राहुल विश्वास है। काफी अच्छे आदमी है वो भी नशे की गिरफ्त में थे। 1 बार 2 बार सेंटर में आए, लेकिन रहते रहते उन्हें मेडिसिन की इतनी जानकारी हो गई और वो दवा बांटते हैं। तो प्रत्येक का अलग अलग दवा होता है दोस्तों। कई जन शराब के नशे में रहते हैं, कई जन नाइट्रस ऑक्साइड के नशे में रहते हैं, कई जन इंजेक्शन के नशे में रहते हैं। तो उस हिसाब से उनकी मेडिसिन चलती है। जो वहाँ जो अनुभवी है वो दवाई बांटते हैं, फार्मासिस्ट जो होता है दवा बांटता है। दवा खाने के बाद सब नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे टीवी चलते रहता है, टीवी देखते हैं। अब उसमें 1 घंटा समय बीत जाता है दोस्तों मेडिसिन बांटने में, और सब मेडिसिन खा के अपना थाली को मांज के धो के और फिर अपनी जगह में बैठ जाते हैं। इस बीच में खाना आ जाता है दोस्तों 9 बजे के आसपास। 9 बजे खाना बढ़ता है दोस्तों। सब लाइन से खाना खाते हैं, प्रार्थना करते हैं भोजन का प्रार्थना करने के बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऐसे तैसे करके 9:30 10 बज जाता है। फिर घूमते हैं फिरते हैं। फिर 10 बजे के आसपास दोस्तों वहां पर एक बार और काउंटिंग होता है, कितने लड़के हैं, क्या है, कैसे ऐसे करके। उसके बाद काउंटिंग होने के बाद फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एक चीज और है, संडे को स्पेशल प्रोग्राम रहता है। तो काउंटिंग होता है दोस्तों। काउंटिंग होता है। काउंटिंग में सब 1 2 3 4 5 करके जितना भी स्टूडेंट रहते हैं, या स्टूडेंट नहीं कहने का मतलब नशेड़ी रहते हैं, उन लोग काउंटिंग करते हैं। कभी 110 रहता है, कभी 120 रहता है, कभी 90 ही रहता है। तो इस तरह से मतलब काउंटिंग होता है। काउंटिंग होने के बाद हमको फिर नाइट का प्रार्थना कराते हैं। नाइट का प्रार्थना में ये रहता है, हे प्रभु आज के दिन हमने जो भी गलती किया हो उसे आप माफ करें। हमारी वजह से किसी भाई बंधु को अगर तकलीफ हुई हो तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे परिवार के लोग जो हमसे दूर हैं उनकी अच्छी नींद और अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना होता है दोस्तों। इस तरह से ऐसा कुछ प्रार्थना चलता है और आत्म शांति की भी प्रार्थना चलती है। उसके बाद सभी को अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। 10 से 10:30 बजे के बीच में आपका नींद पड़ जाना चाहिए। आप रूम में पहुंच गए हैं, वॉशरूम में एक बार उठेंगे, जाएंगे, आएंगे, आप अपने रूम में रहेंगे। रात में 4 लोगों को ड्यूटी रहता है। फर्स्ट फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए 4 लोगों को ड्यूटी लगता है, और सेकंड फ्लोर के लिए 4 लोगों को ड्यूटी लगता है, और टॉप फ्लोर के लिए 4 लोगों को ड्यूटी लगता है, जो रात भर जागरण करते हैं। जो लड़के मस्ती बच्चे घूमते रहते हैं उनका नाम एंट्री होता है। जितना बार भी आप पेशाब करने उठेंगे, टॉयलेट उठेंगे, तो आपका एंट्री होता है। इस तरीके से सेंटर का कार्यक्रम होता है दोस्तों। इस बीच में जो ड्यूटी लगता है जिनका रात में, वो सीनियर हो गए रहते हैं, 1.5 महीना हो गए रहते हैं, जो तेज दिमाग वाले रहते हैं उनको। तो इस तरह से लड़के लोग जिसको दब मेडिसिन चल रही है दोस्तों, वो आराम से नींद पड़ जाता है वहां, क्योंकि तो इस तरह से दोस्तों सभी अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं, है ना, और सो जाते हैं दोस्तों। और सेंटर का कार्यक्रम इस तरह से होता है। और वहाँ मतलब मैं जब था तो मेरे को वहाँ पर चीफ बना दिए गए थे, और मेरे अंदर 120 लड़के थे। कभी कम कभी ज्यादा होते रहते थे।
और मैं वहाँ चीफ के पद में था, मतलब मेरे अंडर में लड़के थे, क्योंकि मेरा अच्छा पोजीशन था वहाँ। और वहाँ के कुछ काउंसलर के नाम लेना चाहूँगा दोस्तों, जो कि हमारे के मतलब उसमें बहुत ही खास हैं। एक राधा मैम करके थी सेंटर में दोस्तों। मैं चीफ के पद में था लास्ट में, मतलब लास्ट के 1 महीना में चीफ के पद में था मैं। और मुझे मेरा गुण और मेरा आदत व्यवहार को देख के चीफ बनाया गया था। चीफ मतलब थोड़ा उसको एक्स्ट्रा एडवांस मतलब सुविधाएं। चीफ दोस्तों काफी पावरफुल होता है और चीफ की बात को मानना बहुत ही जरूरी है। बाकी बच्चों के लिए चाहता है तो पनिशमेंट भी कर सकता है, 1-2 झापड़ खींच सकता है गलती देख के, तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो वहाँ ऐसा समय बीता और मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेनेंस किया। बाद में 2-4 लड़के जो अपोजिट रहते हैं थोड़ा ये किए, तो मैं चीफ पद को छोड़ दिया। लेकिन वहाँ मुझे बोला गया आप चीफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। इस बीच में दोस्तों मेरे काउंसलर रहे थे हमारी एक अपनी मैडम थी राधा मैम, जो कि मेरे से बहुत अच्छे से मतलब मेरे काउंसिल की, मेरे बात को समझती थी हर चीज को। और इस बीच में एक तो सृष्टि गोस्वामी मैम थी, सोनी सर थे। सोनी सर की एक बात मैं पकड़ के रखा। सोनी की कही हुई बात काफी हद तक सही थी, क्योंकि वो उम्र में बहुत आगे थे, बड़े थे और उनको काफी कुछ अनुभव था। और सबसे बड़ी बात वो मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा उनका ये था। थोड़ा मजाकिया प्रवृत्ति के थे, ऐसा से कॉमेडी करते थे दोस्तों जिसको वीडियो में बता नहीं सकता, काफी एंजॉय करते थे। और खास राधा मैम भी थी, जो कि अपने कहानियों से और वो सबको पहचानती थी, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका मेरे से काफी अटैचमेंट था। और वो बहुत कुछ सिखाई हैं। उनके कुछ बातों को मैं अभी भी मतलब पता है मेरे को कि नशा से हटने के लिए क्या करना है। नशा से हटने के लिए जैसे कि उन्होंने बताया था 7 गोल्ड रूल बताए थे उन्होंने, और बताए ये थे कि मतलब आपको कैसे डिले करना है ना, खाली पेट नहीं रहना है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अगर मेरे से कोई संपर्क करना चाहे तो मैं उसको बिल्कुल वो गाइड करूँगा। तो बहुत अच्छा संबंध रहा राधा मैम से। और भी बहुत कुछ लोग थे, उनका नाम अच्छे से याद नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा रहा वहाँ का मेरा समय। और हेड ऑफ मतलब वहाँ के मुख्य ये थे राहुल द्विवेदी नाम से एक बंदे थे, जिनके ऊपर मतलब मेन है हेड थे वहाँ के, है ना। और उन्हीं के भरोसे में सेंटर चल रहा था। वो पिकअप में भी जाते थे दोस्तों, फोन आता था किसी का या फिर कोई नशे में था तो उसको तो घर से साइन वाइन करवा लेते थे, उसको बीच रास्ते से उठा लेते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं था। और वल्की पावर में रहते हैं दोस्तों हम लोग। और वहाँ के जो थे संग्राम है आपका बहुत से वहाँ अच्छे लोग थे। और शुरू तो थोड़ा परेशानी होता है, सब एक दूसरे 3 महीने बीच में रहेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा संबंध बन जाता है और बहुत बढ़िया रहता है। कभी कभी लाइट बंद हो जाता था दोस्तों वहाँ, तो वहाँ पर हमने संगीत का कार्यक्रम इतवार को दोस्तों मतलब अंताक्षरी चलता था, 2 पक्ष हम बढ़ जाते थे, अंताक्षरी खेलते, बहुत एंजॉय किए हैं दोस्तों वहाँ। शुरू में लगता है वहाँ कष्ट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया होता है और वहां से बन के ही निकलते हैं। आपको 3 महीना तक आईना देखने नहीं दिया जाएगा, ना आपको जिप भी दिया जाएगा, आपको ब्रश से ही पूरा ब्रश करना है, ये सब करना है। सब ऐसा है दोस्तों। शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र बहुत अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है अन्य की तुलना में। वहां पर आपको हॉल को, रूम को झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने सेंटर के बारे में जाना, और सेंटर के बारे में कुछ खास बात और बता दूं। सेंटर में दोस्तों चाहे वो 16 साल का बच्चा हो और वो चाहे 60 साल का व्यक्ति हो, और उनमें मतलब कोई उम्र का डिफरेंस नहीं माना जाता। सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। और जाति वाति जो है, जाति तो बिल्कुल वहां बिल्कुल नहीं चलता, सब एक हैं, सब एक समान। मेरे को वहां की यही बात बहुत अच्छी लगी। और मैं अपने मतलब कुछ मित्र भी थे वहां, बहुत अच्छे मित्र हुए मेरे, और आज उनसे कोई संपर्क नहीं है वहां, क्योंकि कहा जाता है जितने भी आप मित्र हैं वहां, मित्र अपनी जगह है, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना दिन फोन में कभी बात हो गया तो हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत
थी, वहाँ बहुत खास खास आदमी थे दोस्तों। वहाँ विनय दुआ जी थे, विनय दुआ जी, जो मेरे को बहुत सपोर्ट किए और वही मेरे को चीफ पद के लिए मेरा नाम आगे लाया और मैं चीफ बना भी। और चीफ का पद छोड़ना भी पड़ा दोस्तों, कुछ ऐसा परिस्थिति बना, लेकिन चीफ के पावर में मैं लास्ट में भी निकला, चीफ बन के ही निकला। विनय दुआ जी जो कि मेरे को बहुत सपोर्ट किए और उन्हीं के कहने में मुझे चीफ बनाया गया और काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया दोस्तों। लेकिन वहाँ कुछ बदमाश बंदे ऐसे रहते हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं तो हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं अपने सीनियर को बताया ऐसी बात है करके, तो उन लोग पूरा मेंटेन कर दिए। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप देखो टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा वहाँ व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था दोस्तों। तो मैं नशे की स्थिति में मतलब चला गया था और घर वाले लोग परेशान थे, लेकिन वहाँ तो मैं बहुत अच्छे से अच्छे बंदे में शामिल था। क्या डस्टर जेन्यून नाम का एक व्यक्ति था, काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति था। वो काफ़ी दिनों तक जेल में भी थे, उसके बाद सेंटर में उनका ड्यूटी लगा और सेंटर को बहुत अच्छे से संभाले। और बहुत से लोगों का नाम लेना चाहूँगा दोस्तों, संग्राम जी हैं, आपका अजय था, और इस तरह से बहुत कुछ सेंटर को चलाते थे। उन लोग शुरुआती समय में आए थे और फिर वहाँ रहकर उनको समझे और बढ़िया रहा। राजीव तिवारी जी से मुझे बात करना था। आने वाले समय में हम शुद्धि के एक ब्रांच यहाँ मुंगेली में भी लगाएंगे और उनसे बात करना पड़ेगा और वो पूरा अरेंज करेंगे। और यहाँ पर मुझे समस्या है, यहाँ प्लाट का और घर का उतना बड़ा, और यहाँ भी एक बहुत अच्छा नशा मुक्ति केंद्र हम लोग भविष्य में लाने वाले हैं। और वहाँ से दोस्तों मैं खुद एक काउंसलर बन के निकला और मैं एक अच्छा काउंसलर हूँ। और आप अगर कहीं नशे में कोई परेशान होगा तो आप, मैं नंबर सामने में ऐड कर दूंगा, उस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत अच्छा माहौल था। शुरू में थोड़ा सा लगता था, परेशानी होता था, उसके बाद मतलब सब नॉर्मल होते गया। शुरू में जो जितना जल्दी समझ जाएगा उतना अच्छा। वहाँ का जो नियम है दोस्तों, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और वहाँ से आप अगर चाहते हैं, आप नशा छोड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ नशा छोड़ के ही आएंगे। और हो सकता है कि आप 2 बार भटक जाएं, फिर आपका वहाँ नंबर लग जाए। और बहुत से लोगों में 90% में कुछ ही खास लोग होते हैं जो नशा छोड़ पाते हैं। आज मेरे को रिकवरी में कम से कम दोस्तों, ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये मतलब सन 2021 की बात है। होली के दिन और पी दिया था दोस्तों, होली के दिन पिया, उसके बाद फिर मेरे को वहां जाना पड़ गया। समय रहते मेरे को पहुंचा दिए, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या कांड करता मैं। और मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नशा तो आदमी मजे से शुरुआत करता है, कब नशा की गर्दन घुसता है उसको पता नहीं चलता। और नशा अच्छी चीज नहीं है। और मैं ये बोल रहा था दोस्तों, वहां पर आपको गलती के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट तगड़ा पनिशमेंट होता है। आप गलती नहीं करेंगे तो आपका लाइफ वहां बहुत अच्छे से गुजरेगा। और वहां साफ सफाई करने के लिए तो काम लगा देते थे, हॉल को या रूम को। पहले तो रूम को, जो रूम में रहते थे 5 से 6 लोग अपने रूम को साफ करते थे और हॉल को साफ करना रहता था। और रहा बात टॉयलेट बाथरूम का, टॉयलेट बाथरूम के लिए ना वहां रोज सुबह 2 महिलाएं आती थी जो पूरे रूम की टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब साफ करती थी। थाली वाली खुद धो के खाना लेना रहता था और फिर खुद धो के साफ करके वहां रख देना चाहिए था। और स्टूडेंट जो वहां के जो नशेड़ी ही रहते हैं दोस्तों, जो वही खाना बांटते हैं। खाना बनाने वाले बाहर से खाना बनाते हैं, बाहर से खाना बन के आता है फिर खाना बांटता है। इस तरह से सेंटर का मेरा लाइफ रहा दोस्तों, बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ का। और मैं आज नशा मुक्त हो चुका हूँ। और मैं ये भी कहूंगा जैसे कि नशा से प्रॉब्लम नहीं रहता, नशा के बाद जो व्यवहार खराब होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। और आप जो सामान्य नशा जो है, जो चलन में, जैसे कि साफ सुथरी बात है, जिसमें जैसे सिगरेट, तंबाकू और सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो प्राथमिक नशा में गिनती आता है। जो नशा कर रहे हैं ना, उसके लिए वो जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको भी छोड़ना चाहते हैं तो शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में बिल्कुल कुछ उपलब्ध नहीं होता दोस्तों। और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज सिखाई जाती है। अगर आप समझदार हैं, वहाँ को समझेंगे, तो आपके लिए वो एक, मैं तो एक नास्तिक आदमी हूँ
और वहाँ आस्तिक मतलब बनना पड़ता है और रहना पड़ता है। आप बहुत कुछ चीज सीखेंगे दोस्तों। अगर आपके परिवार में कोई नशा से परेशान है, बिल्कुल आप नशा मुक्ति केंद्र का पता करके वहां जाएं और अपने प्रियजन को नशे से मुक्त कराएं और वो भी एक अच्छा लाइफ जी सकेगा। यहाँ बाहर में मतलब ऐसा सुविधा नहीं है कि मतलब अपने से कोई नहीं सुधर सकता, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है, कुछ खर्चा लगता है दोस्तों। वहाँ का चार्ज 12 से 15 हजार रुपया महीने का है और 3 महीना वहाँ कंपलसरी है। 45 दिन आपको घर से बिल्कुल दूर रखा जाएगा, न घर वाले से बात कराया जाएगा, न लड़के से बात कराया जाएगा। 45 दिन बाद आपको फोन में बात करने की इजाजत होगी और उसके बाद आप चाहते हैं तो मैं फैमिली वाले जाके मुलाकात कर सकते हैं। तो 3 महीने में मेरे फैमिली वाले तो आए नहीं मेरे पास, ना मुझे देखने आए ना मुझे पूछने आए। आते थे बाहर से मिलजुल के चल देते थे, मेरे से मिलने कोई नहीं आया। वहां मेरी मेन काउंसलर थी राधा मैम, सृष्टि गोस्वामी कुछ दिनों के लिए आई, लेकिन वो भी बहुत अच्छा चीज बताई कि नशा होने के बाद क्या होता है, कैसे, उनको बहुत अच्छे से पता होता है। फिर आपको पर्सनल मीटिंग में 1 घंटा आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, महीने में 2 बार आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, आपकी बात जानेंगे, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपका घरेलू समस्या क्या है, क्यों आप न समझे। ज्यादातर मामले में मैं वहां देखा दोस्तों कि शुरुआत में ही नशा सीखते हैं और नशा सीखने के बाद नशा गर्त में डूब जाते हैं। फैमिली कारण बहुत कुछ होता है और उसमें पत्नी से प्रताड़ित भी आदमी रहते हैं और घर से भी प्रताड़ित आदमी रहते हैं। किसी को काम धंधा नहीं है, उस वजह से नशे में है। और वहां मैं सीखा नशे को 3 तरह से डिफाइन किया गया है दोस्तों। एक होता है नॉर्मल ड्रंकर, जो सामान्य शराब कभी, या ऐसा कहा जाए नशा का प्रकार एक तो होता है सामान्य ड्रिंक करने वाला। सामान्य ड्रिंक में ऐसा होता है, बिजनेस ड्रिंक कहने का मतलब सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो जैसे 4 लोग बिजनेसमैन बैठे हैं तो अगर 1-1 क्वार्टर पी लेते हैं तो उनका डील बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को रख के अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा होता है हैवी ड्रिंकर, जो कि रात में 1 से 2 क्वार्टर पीता है फिर अपने दूसरे दिन काम में चला जाता है। और कुछ ऐसे ड्रंकर होते हैं जो एक बार शरीर में जाने के बाद वही नशे में डूबे रहते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने नशे से संबंधित बहुत कुछ बातें बताई और नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित बहुत कुछ बात बताई। यहाँ अपने पास शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र बिलासपुर में, रायपुर में और भोपाल में है। जहाँ जैसे सुविधा महसूस हो आप वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में अपने प्रियजन से जो नशे में लिप्त हो गया है, आदमी तो अच्छा होता है दोस्तों, नशा उसको वहां तक पहुंचा देता है। या कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आदमी नशे की गर्त में डूब जाता है, तो उसे वहां अच्छे से अच्छे काउंसलर उन्हें वहां से निकालते हैं। अपने बीच में थे, मेरे अच्छे खासे मित्र हो गए थे, राहुल विश्वास, सोनी जी थे। सोनी जी भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते थे। और समय में स्वयं ऑनर जो राजीव तिवारी जी हैं आकर मतलब डिफाइन करते थे नशे को और अपने बारे में बताते थे और कुछ अनुभव था उनको, उसको बारे में बताते थे। और कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी भी जैसे मैं हूँ वहाँ शुद्धि से निकल चुका हूँ, तो मेरा भी अभी रिकवरी पीरियड है। जिस दिन मैं शराब पी लिया फिर उसी ग्रेड में आ जाऊंगा, कहने का मतलब। तो नशा मेरे को लास्ट में जब निकलने का टाइम आया ना दोस्तों, तो एक जन और लड़का फुल नशे में आया था। वो जब सेकंड बार गया तो उस समय वो वहां का काउंसलर था कहा जाए, और मेरा पोजीशन ठीक था, मैं तो चीफ के पद में भी था और मैं जैसे खाली समय में बच्चों की क्लास भी लिया करता था, नर्सरियों की क्लास भी लिया करता था। तो इस तरह से मेरा नशा मुक्ति केंद्र में मेरा समय बीता है और आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा कुछ पर्सनल समस्या था दोस्तों, इस वजह से मैं दारू के गर्त में डूब गया और उस समस्या को बताऊंगा किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इतना ही अभी के लिए, और इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें अगर मैं भूल गया हूँगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से। अभी हाल में दोस्तों आप शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र के बारे में आप इंटरनेट में खोजेंगे और वहाँ का आपको नंबर भी मिल जाएगा और आप उस नंबर में कॉल करेंगे, तुरंत वहाँ से बंदे आएंगे, बंदे को उठा के ले जाएंगे। नशे की स्थिति में होना जरूरी है। और आप जो वहाँ के ऑनर है राजीव तिवारी जी हैं, उनके बारे में भी सर्च करके देखिए।
वो नशा के खिलाफ कितना मतलब प्रयास कर रहे हैं, और वो बहुत ही, जैसे नशा मुक्ति केंद्र अलग टाइप का रहता था, अलग ही स्तर में उसको लेके आए। और हम लोग जो मुंगेली में जो नशा मुक्ति केंद्र करेंगे, सामान्य के लिए अलग करेंगे, और जो वीआईपी पर्सन रहेगा ना उसको पर्सनल रूम देंगे, टीवी होगा, सब पूरी व्यवस्था रहेगी। बस नियम मानना पड़ेगा, दवा चलेगी। और कुछ डॉक्टर अभी तो यहाँ पर मन से संबंधित डॉक्टर अभी एक आध जन होंगे मेरे ख्याल से, आते हैं बाहर से, अरेंज करेंगे। उसके बाद मतलब आप मतलब यहाँ भी वो सुविधा उपलब्ध होगी और नशा मुक्त जरूर होंगे। और जीवन बड़ा सुंदर है दोस्तों, और उसे नशा में बर्बाद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। जब आप इस नशे से निकल जाएंगे ना, तब ये बात समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।